हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूरल डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? एक ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इम्प्रूव करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। ठीक है ना। और नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिकली ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट भी है। किस तरह से अभी समझते हैं, देखो। देखो, एक रूरल डेवलपमेंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इसमें है द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज विच आर लैगिंग बिहाइंड नॉट ओनली एग्रीकल्चरल बट ऑल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे इसको देखने को मिलती है। एक है कि द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इज नोन एज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और ये फोकस करती है ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज विच आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया। ठीक है, जो विलेज वाला एरिया होता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में ये कंसर्न रहती है। ठीक है, अब इसके कुछ चैलेंजेस है या फिर आप कह सकते हो कि इश्यूज है या फिर कह सकते हो इनिशिएटिव्स है, चैलेंजिंग इश्यूज है। तो क्या क्या है, चलिए जानते हैं। उसको जानने से भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे रूरल पीपल जो होते हैं ना, वो अराउंड हमारे कंट्री में 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, और जो उनमें से 1/3 पीपल है ना, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा प्रपोर्शन है जो कि हमारा रूरल एरियाज़ में अभी भी है। तो जो एग्रीकल्चर का शेयर है ना, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी, है ना, वो अभी डिक्रीज हो रहा है। मतलब एक थोड़ा थोड़ा करके करते वो डिक्रीज हो रहा है ना। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनएडिक्वेट है अभी भी कई जगह पे, है ना। और बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी कंट्री में अभी कम है। ठीक है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के कारण, जिसके कारण डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मतलब कम लोग काम करेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब हम बढ़ते हैं इन पॉइंट्स की तरफ। तो ये पॉइंट सबसे पहला क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक बेसिक इनपुट है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा ही होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर में, कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा एक बेसिक इनपुट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसको हमें एक्सटेंसिवली उसको हमें डेवलप करना है। ठीक है, ये किसके ऊपर फोकस करता है? ये फोकस करता है लिटरेसी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, बेटर हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर, जिसमें सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ आ जाता है। तो जब ह्यूमन लिटरेट होगा, एजुकेशन होगी, उसके पास स्किल्स होगी और उसकी जो तबीयत है वो सही रहेगी, हेल्थ अच्छी होगी उसकी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, देन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल एरियाज़ में क्या है ना, यही सब चीज़ें कमी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती, तो ये कुछ चैलेंजिंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट हो रहा है ना बार बार, फिर इरिगेशन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, रोड जो है वो प्रॉपरली नहीं है। ठीक है ना, और एग्रीकल्चरल रिसर्च की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चैलेंजिंग इश्यूज़ है इन दी रूरल सेक्टर्स। देन हमारा पास में आता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या होते हैं? लैंड रिफॉर्म बेसिकली अबॉलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस। मतलब कि जो लैंड रिफॉर्म्स है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि है ना लैंड जो है वो एक की रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर? रूरल डेवलपमेंट के अंदर, बिकॉज बहुत सारे पीपल वहाँ पे किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में हमारा पहला पॉइंट आ जाता है एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल लैंड टू द टिलर। ठीक है, हर कल्टिवेटर के पास कुछ प्रोपोर्शन ऑफ लैंड होना चाहिए। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कल्टिवेटर्स। जो एक सेकेंड, सॉरी, हाँ। सो जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस है किसकी? कल्टिवेटर्स की, वो इम्प्रूव होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाता है। हम बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है एलिवेशन ऑफ द पोवर्टी। तो एलिवेशन ऑफ पोवर्टी क्या बोल रही है? कि इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन, एक सेकेंड, हाँ, improvement in the living condition of the weaker section of the population. So
देखो पोवर्टी बहुत ज़्यादा है रूरल इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन, जो पीपल की कंडीशन है, जो कि वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास में इंक्रीज़ हो। और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको मतलब द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल शुड बी यूटिलाइज टू द ऑप्टिमम वे, ठीक है। तो जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको हम अच्छी तरह यूटिलाइज करें, एक थोड़ी सी वेस्टेज ना हो। सो हमने मेन इश्यूज़ क्या क्या पढ़े, पहला तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, दूसरा हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स, तीसरा हमने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, चौथा पॉवर्टी, और पांचवा हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट होना चाहिए किसका, प्रोडक्टिव रिसोर्स का, है ना, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट क्या होता है बेसिकली, आप क्या समझोगे, क्रेडिट का मतलब क्या समझोगे, लोन, ठीक है, या फिर पैसा, ठीक है, जो कि रूरल पीपल को चाहिए होता है। तो देखो रूरल एरियाज़ में पैसा क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उनको मिडल मैन जो है, जो बीच में जो मैन है, मिडल मैन, अभी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसको, फार्मर्स को। अगर मिडल मैन क्या होता है, जैसे मैंने आपको, जैसे मैं फार्मर हूँ, मैंने मिडल मैन को जाके जो भी मेरी जो भी वीट या फिर राइस या फिर क्रॉप है ना, जो भी, वो मैंने सेल करा, फिर मिडल मैन ने जाके मार्केट में सेल करा टू दी कंज्यूमर। सो यहाँ पे मिडल मैन बीच में जो प्रॉफिट खा रहा है, अगर वो मिडल मैन हट जाए तो हम डायरेक्टली डील किससे कर सकते हैं, हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं विद दी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमें क्रेडिट क्यों चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मिडल मैन ने उनको एक्सप्लॉइट कर रखा है, ठीक है। सेकेंडली फार्मर को क्रेडिट इसलिए चाहिए तो क्या, ताकि वो अपना जो सीड्स पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, वो कम्प्लीटली दे पाए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कर पाए। और टाइम गैप टाइम रहता है किसके अंदर, बिटवीन दी हार्वेस्टिंग एंड सोइंग, और जो बीच में जो सीड्स उन्हें ग्रो करने होते हैं उसके लिए उनको क्रेडिट चाहिए, ठीक है, जिसमें उनको फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, और कुछ इम्प्लीमेंट्स खरीदने पड़ते हैं फॉर द एंड सम अदर एक्सपेंसेस, सो दैट दे कैन ग्रो दी सीड्स। तो वो क्रेडिट किससे लेते हैं, फिर वो कुछ सोर्सेज से क्रेडिट लेते हैं, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लोग इनसे लोन लेते थे। ये क्या करते थे, ये एक्सप्लॉइट कर देते थे किसको, फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, बिकॉज ये लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो ये जो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, ये सब जो थे, इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया कि इनको फार्मर्स को कैसे करा, इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट कर देते थे ये अकाउंट्स को, जिसके कारण जो है स्मॉल फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, वो इतने लिटरेट नहीं थे, एंड वो लोग डेट ट्रैप में फंसते ही जाते थे। फिर एक मेजर चेंज आता है 1969 के अंदर, जिसके अंदर सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच शुरू हुई, ठीक है, 1969 में, है ना। फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद में 1982 में नबार्ड आया। नबार्ड क्या था, नबार्ड था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये क्या थी, ये एक अपेक्स बॉडी थी, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, जो भी इन्वॉल्व थी इन दी रूरल फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी फाइनेंशियल सिस्टम था उसके अंदर, ठीक है। अब देखो जो सोर्सेज थे क्रेडिट के, वो दो तरह के थे, एक तो थे इंस्टीट्यूशनल, एक थे नॉन इंस्टीट्यूशनल बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर वाले लोन्स होते हैं, जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स वगैरह देते थे, और आपके लैंडलॉर्ड्स और रिलेटिव्स वगैरह देते थे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल होते हैं फॉर्मल सेक्टर वाले, जो कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी देती थी, विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1904, याद रखना। फिर उसके बाद में आपके रीजनल रूरल बैंक्स और भी कुछ ऐसे बैंक्स इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है ना, आफ्टर 1969। तो ये थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जिनसे क्रेडिट लिया जाता था, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, एक बताया आपको मैंने ये क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। फिर आपका एक आ गया लैंड डेवलपमेंट बैंक, एक मैंने आपको बताया नबार्ड, ठीक है। एक मैं और बता रही हूँ, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने सुना होगा पहले, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे।
अच्छा, रूरल बैंकिंग सिस्टम का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, जिसमें अगर आपको पूछे कि क्रिटिकल अप्रेजल क्या है रूरल बैंकिंग का, तो आप लोग दोनों ही एस्पेक्ट देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये था कि इससे फूड सिक्योरिटी मिल रही थी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा था और क्रेडिट फैसिलिटी अच्छे से मिल रही थी। बट वही है ना, जिसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी था, जैसे इनसफिशिएंट टू कंप्लीट द डिमांड्स, बेसिकली ये इनसफिशिएंट था डिमांड कंप्लीट करने में, ठीक है। और इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर द रूरल फार्मर्स, क्योंकि क्यों नहीं था अवेलेबल, क्योंकि देखो कुछ है ना, ये जब लोन लेते हैं ना, जब कोलेटरल रिक्वायर होती है, और जो पुअर हाउस होल्ड थे उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कोलेटरल प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये नॉट अवेलेबल था। देन अमाउंट जो डिमांड करते थे, है ना, उसका कुछ प्रपोर्शन ही दिया जाता था। जैसे अगर आपने 1 लाख मांगा तो 10,000 दे दिया, तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट था और अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। देन पुअर फार्मर्स को लेस अटेंशन दे रही थी एंड रिच फार्मर्स को इजीली लोन मिल जाता था क्योंकि उनके पास कोलेटरल होती थी, ठीक है। और जो प्रॉब्लम थी ओवर ड्यूज की हो गई थी एक, है ना। देन आता है हमारे पास में सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये एक सक्सेसफुल स्टेप्स था, ठीक है ना, ये एक सक्सेसफुल स्टेप था। तो एसएसजी ने क्या किया था, प्रमोट किया था किसको, थ्रिफ्ट यानी सेविंग्स को, है ना, इन स्मॉल प्रपोर्शंस बाय द मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर। इसमें क्या होता था, इसमें है ना कुछ ग्रुप, मतलब कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल आते थे और वो कंप्राइज होते थे, मतलब कंबाइन करके कुछ 15-30 मेंबर की ग्रुप बनते थे, है ना। और इसमें जो है कुछ कुछ अमाउंट वो लोग डिपॉजिट करवाते थे, सो दैट जो है स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट वो डिपॉजिट करा देते थे, सो दैट उनको जो है क्रेडिट एक्सेस मिल जाए किसको, पुअर पीपल को। और जो भी मनी पूल होता था यानी मनी कलेक्ट होता था वो किसको दिया जाता था, नीडी मेंबर्स, यानी जो जिनको नीड है ना क्रेडिट की, वो उस पर दिया जाता था, ठीक है। टू बी रीपेबल इन दी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट वेरी रीजनेबल इंटरेस्ट। तो इसमें वेरी रीजनेबल इंटरेस्ट पे ये लोन दे दिया जाता था, ठीक है। ऑल्सो इट हेल्प इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो यहाँ पे एक वुमेन ने भी क्या किया था, एक कम्युनिटी बनाई थी, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था जिसका नाम था कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी थी, एक वुमेन ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप था। तो ये नाम याद रख लेना। और बाय द मार्च एंड, नहीं ना, मार्च एंड होते होते 2003 में मोर देन 7 lakhs SSGs वर फॉर्म्ड, ठीक है ना, 7 लाख से ज़्यादा SSGs फॉर्म हो गए थे, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि 3 to 4 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आता है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होता क्या है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन of the different agricultural commodities across the country to the consumer. सो बेसिकली क्रॉप उगाने से लेकर उनके कंज्यूमर के घर तक के पहुंचने की सारी जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर आती है। क्या क्या है देखो, सबसे पहले असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, देन ग्रेडिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, सबसे पहले थी कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स बाय दी बिग ट्रेडर्स, ठीक है ना, जो कि बड़े ट्रेडर्स थे ना वो मैनिपुलेशन कर देते थे। कैसे, जब फार्मर्स जैसे वेट करवाने आते थे ना क्रॉप का, तो वो लोग क्या कर देते थे, वो कम दिखा देते थे। तो इसका मतलब वेट कम होता था, जिसके कारण क्या होता था, अब पैसा कम मिलेगा फार्मर्स को, ठीक है। और जो है फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स को लॉस हो जाएगा, मतलब वो बेसिकली फार्मर्स को पागल बना देते थे बिग ट्रेडर्स जो थे, ठीक है। अब फार्मर्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी प्राइसेस क्या चल रही है मार्केट के अंदर, उसके कारण जो फार्मर्स है वो लो प्राइस चार्ज कर देते थे। एंड जो मार्केटिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो बिग ट्रेडर्स थे, है ना, वो क्या करते थे, लो प्राइसेस पर ख़रीद लेते थे और फिर हाई प्राइसेस पर बेच देते थे, ठीक है। और कोई भी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी फार्मर्स के पास में, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिक्वायर्ड थी। एंड ये एक ऑब्स्टैकल था फार्मर्स से के साथ में, एक प्रॉब्लम थी फार्मर के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। सो ये कुछ मेजर्स हैं। सबसे पहला है रेगुलेशन ऑफ मार्केट। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला
टू क्रिएट द मार्केट विच हैव द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड कंडीशंस। तो ये बेसिकली किस पे कंसर्न था? टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द बिग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स यू कैन से। ठीक है, तो ये इस पे कंसर्न था। इसका एक ड्रॉबैक भी था कि कुछ सम एरियाज, मतलब कुछ एरियाज ही कन्वर्ट हुए ऐसे मार्केट में। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो एम करती थी किसके ऊपर? to provide the proper infrastructure facilities like roads, in railways, warehouse to store the crops। ठीक है ना, पर ये inadequate रहा, ये कई जगह पे ही ये फैसिलिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो पाई, बाकी जगहों पे ये क्वाइट inadequate रहा। ठीक है, तो कुछ ये चीज़ें डेवलप करनी होंगी गवर्नमेंट को टू एंश्योर ये हाई ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। देन है हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या था? इसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि मार्केटिंग सोसाइटी फॉर्म कर लो। मतलब जैसे आप लोग 1 किलो 2 किलो सेल करने जाते हो क्रॉप, ऐसा मत करो, आप लोग एक एग्रीगेट में सेल करो। जैसे 4-5-10 फार्मर्स में लो, 20-30 किलो क्रॉप हो जाएगी, तो उसको एक साथ मत जाके मार्केट में सेल करो, सो दैट दी बेस्ट प्राइसेस जो है वो हमें मिल पाए। ठीक है, इसमें ड्रॉबैक क्या था? लैक ऑफ लिंकेज कॉपरेशन। फार्मर्स में कॉपरेशन नहीं था, लिंकेज इतनी नहीं थी, और फाइनेंस भी फैसिलिटीज़ भी उनके पास कम थी। तो ये जो है ये फेल हो गया, ये कहीं ना कहीं इसमें भी हमारे पास में ड्रॉबैक रह गया। फिर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देन हमारा मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक एंड पीडीएस सिस्टम, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थे वो परचेस कर लेते थे फूड ग्रेन्स को एट दी रैशनल प्राइजेस, जिससे फार्मर्स को जो है वो लॉस ना हो। ठीक है, और वो बफर स्टॉक अपने पास मेंटेन कर लेते थे। ठीक है, और पीडीएस सिस्टम के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे किस फूड ग्रेन्स, और क्या फूड ग्रेन्स, जो भी फूड ग्रेन्स थी, क्रॉप्स वगैरह थी जो रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई टू प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी। देन पीडीएस सिस्टम इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, राशन शॉप्स पे कम प्राइस पर असेंशियल कमोडिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा देती है। फिर एक चीज़ और आती है इमर्जिंग ऑल्टरनेट मार्केट चैनल। सो यहाँ पे क्या है, फार्मर्स डायरेक्टली जो है कंज्यूमर से डील कर सकते, जिसके कारण फार्मर्स का प्रॉफिट हाई होता था। ठीक है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करने जाते थे। जैसे कुछ मार्केट्स थे जैसे अपनी मंडी, हदसपर मंडी, रायथू बाज़ार और रुझावर संडीज। ठीक है, तो ये पंजाब हरियाणा में, राजस्थान में थी, हदसपर मंडी पुणे में थी, रायथू बाज़ार अपना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और रुझावर संडीज आपका ये आ जाएगा आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसमें जो है मिडल मैन जो है एक्सप्लॉइट कर दिया गया था, मतलब मिडल मैन एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा था ऑन दी फार्मर्स। फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करते थे, तो फार्मर्स का प्रॉफिट जो है वो हायर होता था। फिर सेवरल नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई जो कि एंटर करी किसके अंदर, अलायंस में, ताकि फार्मर्स को एनकरेजमेंट मिले टू कल्टिवेट द फार्म प्रोडक्ट्स एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सो दैट जो है प्री डिटरमाइंड प्राइस उनको मिलती थी। मतलब ये बेसिकली क्या हुआ ना, जो कुछ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी आई, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि फार्मर्स को तुम इतनी ऐसा प्रोडक्ट इतने मतलब इतनी क्वांटिटी में ऐसा इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट तुम अगर ग्रो करोगे तो हम तुम्हें ये प्राइस देंगे। मतलब वो प्री डिटरमाइन करवा देते थे कि इस प्राइस पे आपको हम दे देंगे, मतलब बेसिकली इस प्राइस पे हम आप लोग से ख़रीद लेंगे। तो ये क्या करता था, ये बेसिकली फार्मर्स की रिस्क को रिड्यूस कर देता था और एक्सपेंड कर देता था मार्केट को फार्म प्रोडक्ट्स के। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे। फिर आया एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, और मेजर प्रपोर्शन ऑफ जो वर्क फोर्स है वो किस में एंगेज्ड है, वो बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिपेंडिंग दिस मच ऑन एग्रीकल्चर, इससे हमारा जो है क्या बोलते हैं लाइवलीहुड अर्न नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आया, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का वो आया कॉन्सेप्ट, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, एक आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, मतलब अगर आप सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न कर रहे हैं तो उसको मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना, ये होता है आपका क्या बोलते हैं चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ
क्रॉप प्रोडक्शन। सेकंड आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब टू शिफ्ट द वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो यहाँ पे क्या बोला था कि शिफ्ट ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द अदर अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशिंग एक्सेट्रा, यानी सब्सिस्टेंस से कमर्शियल फार्मिंग में जाना, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो, ठीक है, एंड हम लोग सस्टेन कर पाए इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फार्म सेक्टर्स थे, जैसे आपका एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, देन हॉर्टिकल्चर एंड कुछ और भी ऐसे ऑल्टरनेट ऑप्शंस थे लाइवलीहुड के। तो ये हम अभी डिटेल में हम लोग डील करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी ऐसा क्यों करें हम, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये डिपेंडेंस कम कर देता है फार्मर्स की टू डिपेंड ऑन दी वन क्रॉप। सेकेंडली ये हमारा जो प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन है किसके लिए, रूरल पीपल के लिए। थर्डली जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो बेसिकली खारिश सीज़न में होता है और राबी सीज़न में कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसके एक्सपेंशन से क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा और पॉवर्टी कम होगी। तो अब हम डील करेंगे एनिमल हस्बेंड्री टॉपिक से। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री इज द दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ द फार्म एनिमल्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी इन द इनकम, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन, ठीक है। और इंडिया ओन दी वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन और प्रोवाइड दी लाइवलीहुड टू ओवर 70 मिलियन स्मॉल फार्मर्स, है ना, और वुमेन को भी, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो मेन है वो है पोल्ट्री, जो कि 58% कंप्राइज करती है, एंड देन गोट्स, कैटल, बफेलो, कैमल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक ऑपरेशन फ्लड आया था इन 1970, जो कि वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी फेमस है। इसमें क्या था, इट्स अ सिस्टम वेयर बाय ऑल दी फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस्ड एंड बेस्ड ऑन द क्वालिटी इट्स प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू दी अर्बन सेक्टर्स। सो इसमें क्या था ना कि जो भी मिल्क प्रोड्यूस था उसकी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेडिंग क्वालिटी के ऊपर जो भी क्लासिफिकेशन हो जाता था और फिर वो मार्केट के अंदर सेल करा जाता था, प्रोसेस होके सेल करा जाता था। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिशरीज। फिशरीज क्या था, जिसमें ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ द फिश एंड अदर aquatic एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्या था, फिशरीज था। ये 0.8% कंप्राइज करता था जीडीपी का। और जो वाटर बॉडीज थी दे आर रिगार्डेड एज द मदर प्रोवाइडर और प्रोवाइडर बिकॉज दे आर द सोर्स टू द फिशिंग कम्युनिटी, ठीक है। वाटर बॉडी सोर्स था फिशिंग कम्युनिटीज़ का, इसलिए मदर या फिर प्रोवाइडर बोला गया इन्हें, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या थी, पुअर है, ठीक है, पुअर है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ज़्यादा वो नहीं है, मतलब रिच सोर्स ऑफ मनी नहीं है इसमें। देन अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, लोअर पर कैपिटा अर्निंग है, अर्निंग नहीं है ज़्यादा, ठीक है, और इलिटरेसी है। और इसका इनलैंड कंट्रीब्यूशन था 64 और मनी इन सेक्टर का था 36%। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या था, हॉर्टिकल्चर बेसिकली इज द साइंस और आर्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिन, स्पाइसेस एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये 6% ऑफ जीडीपी कंप्राइज करता था, ठीक है। और इंडिया हैज़ emerged the world leader in producing the variety of fruits, ठीक है, and is the second largest producers of fruits and vegetables, और अराउंड हमारा 87 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होता था ऑफ फ्रूट्स एंड ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ ओवर 170 मिलियन, ठीक है, समझ सकते हो, ओवर 170 मिलियन टन्स, ठीक है। तो ये था। और बेसिकली इसमें 19% लेबर फोर्स जो थी 19% लेबर फोर्स जो थी वो एंगेज थी यहाँ पे। और 1991 से लेकर 2003 तक गोल्डन रिवॉल्यूशन चला था, जिसके कारण फार्मर की कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी। दो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़, ठीक है ना। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आईटी है, सबसे मेन सेक्टर आज के टाइम पे हो चुका है।
जो कि ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द कंप्यूटर्स टेलीकम्युनिकेशंस टू रिट्रीव स्टोर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। सो गवर्नमेंट इससे क्या फ़ायदा होता था कि प्रेडिक्ट कर पाती थी एरियाज ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ऑल्सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक एज अ टूल या फिर आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एज अ टूल फॉर यूटिलाइजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एम्बेडेड इन दी ह्यूमन। ठीक है, जो भी उसकी स्किल्स हैं, है ना, वो ये क्या करती है, यूटिलाइज करती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। सो हम लोग पहुंच चुके हैं इसके लास्ट टॉपिक पे आज के। तो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा, ऑर्गेनिक मतलब कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कुछ ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करना, मतलब यूजिंग दी नेचर। ठीक है, कुछ रिलेटेड टू नेचर जो कि हार्म नहीं करता हो एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे क्या था, हाँ देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ ग्रोइंग द क्रॉप्स विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल। ठीक है ना, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को बिना यूज़ करे, और इट एनहेंस द फूड सेफ्टी, मेंटेन्स द लॉजिकल बैलेंस। इसके बेनिफिट्स क्या थे, इट ऑफर्स द मीन्स टू सब्सटीट्यूट द कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो फर्टिलाइजर्स आते थे वो बहुत महंगे आते थे, ये सब्सटीट्यूट था। देन सेकेंडली इससे इनकम जनरेट होती थी थ्रू दी एक्सपोर्ट्स, बिकॉज जो बाहर वाले शहर है वो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये बहुत हेल्दी और सेफ मैनर था। तो थर्डली इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती थी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता था ये। और फिफ्थली सॉरी ये हेल्प करता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर में। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, देखो मार्केटिंग इसकी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना, और इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइफ होती थी क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट से बनता था और कोई भी केमिकल्स इसमें नहीं होते थे। देन इसकी जो क्रॉप्स है ना, चॉइस ऑफ क्रॉप्स वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी लो यील्डिंग होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा कम, एक एरिया पे यील्डिंग किसको बोलते हैं, यील्ड। जैसे ये एरिया है ना, इसमें मैं क्रॉप्स उगाई, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स उगाते थे उसकी यील्डिंग बहुत कम होती थी, मतलब वो जो प्रोडक्शन निकल के आता था वो कम होता था। ठीक है, अब इसके सजेशंस क्या है, इसके सजेशंस ये है कि प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए पीपल में। ठीक है, लोगों के अमंग प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और प्रॉपर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ होती चाहिए इसके तरफ, ताकि लोग इसको प्रेफर करना शुरू करें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।